हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अर्थात व्यवसायिक नियमन रूपरेखा। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है प्रतिफल अर्थात कॉन्सिडरेशन का, कि प्रतिफल क्या है अर्थात कॉन्सिडरेशन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहना चाहेंगे कि वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि फुल सिलेबस कंप्लीट जो आपका सिलेबस है पूरा आपका चलेगा डे बाय डे या जैसे भी लेक्चर है 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सिडरेशन अर्थात प्रतिफल। ध्यान दीजिएगा, दिया है प्रतिफल। प्रतिफल होता क्या? सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे कोई ए पर्सन है और बी पर्सन है। यह पर्सन इससे कोई कार्य करने के लिए कहता है। क्या कहता है? कोई कार्य करने के लिए कहता है। यह इस कार्य को करने के लिए अपनी स्वीकृति देता है, स्वीकृति प्रदान करता है। लेकिन यह इससे कोई कार्य करा रहा है, सोचिए, और यह कह रहा है मैं कर दूंगा। अब प्रश्न यहाँ पे उठता है कि कोई किसी से कार्य क्यों फ्री में कराएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कराएगा? भाई मैं आपसे कहूँ कि मेरा ये काम कर दी, वो तो अलग चीज़ है कि व्यवहार और रिलेशन पर तो भाई कुछ कर सकता है, लेकिन सबसे तो नहीं कर सकता। और चूंकि आप पढ़ रहे हैं व्यवसायिक नियमन रूपरेखा अर्थात यहाँ बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस में जब एक कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख कोई अपनी इच्छा रखता है, वो उसकी अपनी स्वीकृति देता है या उस कार्य को करने के लिए अपना प्रॉमिस करता है या करने का समझौता करता है या वचन देता है या उससे विरति करता है, ठीक ना? तो आखिर क्यों वो करेगा? उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, कुछ रीजन होगा जिसकी वजह से वो करेगा। तो जिसके लिए वह कार्य करेगा अर्थात जिस चीज के लिए वह अपना वचन देगा, वचन प्रॉमिस करेगा, ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन क्यों वो वचन देगा? जब तक कि उसमें कोई प्रतिफल न हो, जब तक कि उसमें कोई प्रतिफल कॉन्सिडरेशन न हो, तब तक वह स्वीकृति पूर्ण नहीं मानी जाती। मतलब ए बी से कोई कार्य कराता है, करने के लिए कहता है, बी उस पर स्वीकृति प्रदान करता है, लेकिन किस वजह से? एक निश्चित प्रतिफल की वजह से कहता है ठीक है भाई मैं कर दूंगा, इतना अमाउंट चाहिए, ये चीज चाहिए, ये बदले में चाहिए। तो वही जो बीच में जो उसका प्रॉमिस होता है, वचन होता है, जो बीच में प्रस्ताव और स्वीकृति के बीच में आता है, वही हमारा प्रतिफल कहलाता है, जिस चीज के बदले वह कार्य करने की अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। इस संबंध में एक विद्वान कहे हैं, ब्लैक स्टोन इनका नाम है, कि प्रतिफल वह मुआवजा है, प्रतिफल वह मुआवजा है जो अनुबंध का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को देता है। एक स्टेटमेंट है, प्रतिफल वह मुआवजा है, मुआवजा है जो अनुबंध का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को देता। ठीक है, प्रतिफल क्या है? एक मुआवजा है जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को उस कार्य के बदले में प्रदान करता है। यह जो डेफिनेशन दिया गया है, परिभाषा दिया गया है, ये किसके द्वारा? ब्लैक स्टोन के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? ब्लैक स्टोन के द्वारा। ऐसे ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जो अपना अपना परिभाषा दिए हैं। जैसे एक हैं न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इन्होंने कहा है कि प्रतिफल वह वस्तु है, प्रतिफल वह वस्तु है जिनका राजनियम की दृष्टि से कुछ मूल्य है। मतलब प्रतिफल वह वस्तु है जो कानून की दृष्टि से, राजनियम की दृष्टि से उसका एक मूल्य होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग कहेंगे। अब प्रश्न यहाँ पे उठता है ये कि जो ये हमारा प्रतिफल है, जो हमारा एक कॉन्सिडरेशन है, कंसिडरेशन में कुछ महत्वपूर्ण बातों का होना जरूरी है। वो कौन कौन सा है? प्रतिफल
एक तरह से ये एक वचन है, और ये वचन है जो क्या करता है, जिसमें कुछ तत्व इसमें शामिल होते हैं। और वो तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो हमारा प्रतिफल है, कॉन्सिडरेशन है, जो हमारा प्रतिफल है, प्रतिफल में वो कौन कौन से तत्व होते हैं? सबसे पहला दिया गया है कि वचनदाता की इच्छा पर होनी चाहिए। जो ये हमारा प्रतिफल है, ये किसकी इच्छा पर? वचनदाता की इच्छा पर होनी चाहिए, इच्छा पर होनी चाहिए। वचनदाता की इच्छा पर होने का क्या तात्पर्य? कि प्रतिफल जो हमारा है वो वचनदाता और की इच्छा पर होनी चाहिए। देखिए, किसी भी अनुबंध में दो पक्षकार होते हैं, वचनदाता और वचन ग्रहीता। वचनदाता का मतलब क्या होता है? जिस व्यक्ति ने प्रपोजल रखा, प्रस्ताव रखा, वचनदाता। जिसने उसको स्वीकार किया, वचन ग्रहीता। तो जो प्रतिफल है वो वचनदाता की इच्छा पर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल एक थ्रू बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक केस है दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव का, एक केस है, इस पर महत्वपूर्ण केस है, वो मैं लिख दे रहा हूं। ये है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव का एक केस है। एक सेकंड। एक केस है दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव का। किस टॉपिक पर? वचनदाता की इच्छा पर होनी चाहिए क्या? प्रतिफल। इस केस में दिया गया है कि ने जिलाधीश के आदेश पर, मतलब एक पर्सन है, जिलाधिकारी यह आदेश देता है। क्या आदेश देता है? कि एक बाजार का निर्माण कराया जाए। किसको आदेश देता है? को। वो तथा कुछ अन्य लोगों ने उस बाजार में दुकानें ले ली। मान लीजिए कि जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि भाई एक बाजार का निर्माण करा, तो बाजार का निर्माण हो गया। अब कुछ व्यक्ति बी या अन्य कोई व्यक्ति उस बाजार में कुछ दुकानें ले ली कि भाई इसमें से कुछ आवंटित दुकानें हमको कर दे दीजिए, हम भी अपना बिजनेस करेंगे। अब वहां पे को वचन दिया, मैंने ही करता धरता था, को यह वचन दिया गया कि दुकान में अपनी एजेंसी द्वारा बिक्री पर वह को कमीशन देगा। कहने का मतलब है को यह वचन दिया गया कि जब भी मेरा दुकान खुल जाएगा, उसमें मेरी एजेंसी खुल जाएगी, तो जो भी हम सामान बेचेंगे आपको कुछ कमीशन देगा। अब यहां पे क्या हुआ? बो ने कमीशन भुगतान करने से मना कर दिया। मतलब जब उसका बिजनेस चलने लगा तो बी क्या किया? ए को कमीशन देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। अब वहां पे क्वेश्चन अब ये उठ रहा है कि जब ऐसा इनकार कर दिया तो मामला कोर्ट में गया, न्यायालय में गया, और न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बो द्वारा कमीशन देने का वचन द्वारा प्रतिफल के अभाव में वैधानिक रूप से पालन नहीं किया गया, और क्योंकि ने बो की इच्छा पर नहीं बल्कि जिलाधीश के आदेश पर बाजार का निर्माण करा। इस क्वेश्चन का सारांश ये है कि ए जिला कहीं का रहने वाला है, उसने जिलाधिकारी ने आदेश ये को दिया कि एक हम मार्केट बनाए, मार्केट बना दिया। अब वहां की दुकानें आवंटित की गई, बी या और कोई भी पर्सन दुकान ले ली, लेकिन वह किसके मार्फत से लिया? ए के मार्फत से, क्योंकि यही उसमें सारा करता रहता था, भले जिलाधिकारी के आदेश पर ऐसा किया गया था। अब वहां क्या हुआ कि बी को इस शर्त पर ए के द्वारा आवंटित किया गया कि हम अपना बिजनेस करेंगे, अब बिजनेस करने के बाद से जो भी हम सेल करेंगे उसमें आपको कुछ कमीशन देंगे। जब बिजनेस स्टार्ट हो गया, ए कमीशन अपना मांगा, बी कह दिया कि नहीं भाई हम कमीशन नहीं देंगे। अब यह मैटर बढ़ गया तो मामला कोर्ट में गया। जब मामला कोर्ट में गया तो न्यायाधीश ने निर्णय ये दिया
कि इस तरह का अनुबंध, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जिलाधीश द्वारा नहीं किया गया था, अर्थात जो वचनदाता है उसके द्वारा नहीं किया गया, ये किसी थर्ड पार्टी के द्वारा किया गया, जो बीच में मीडिएटर है, अर्थात ए कौन होता है भाई? उसको गारंटी देने वाला या उससे कमीशन वसूल करने वाला, इसलिए यह प्रतिफल मान्य नहीं होगा। इसलिए इसे कहा गया है कि वचनदाता की इच्छा पर होनी चाहिए, मतलब वचनदाता मतलब जो प्रपोजल रखने वाला पर्सन है उसके द्वारा ही प्रतिफल निर्धारित होना चाहिए, तब तो वह मान्य है, वैध है। लेकिन यदि वचनदाता ने प्रतिफल का निर्धारण नहीं किया है, कोई थर्ड पार्टी उससे प्रतिफल ले रहा है, तो वैलिड नहीं है। नेक्स्ट आगे, वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से होना चाहिए। दूसरा है वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से होना चाहिए, ओर से होना चाहिए। जो हमारा यह प्रतिफल है वह वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से होना चाहिए। वचन ग्रहीता मतलब स्वीकारकर्ता के ओर से होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है जब प्रपोजल ए ने बी के सम्मुख रखा, बी उस पर एक्सेप्ट किया और बी ही कहता है कि भाई इस कार्य के बदले मैं इतना रुपया लूंगा या यह प्रतिफल लूंगा, तो वह क्या कहलाएगा? वचन ग्रहीता की ओर से होना चाहिए। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि वचन ग्रहीता कहता है ठीक है, इसका सारा लायबिलिटी जिनके ऊपर इन्हीं से समझ लीजिएगा, तो उनकी ओर से भी होना चाहिए। इस संबंध में एक केस दिया गया, चिन्नया बनाम रमैया, इस पर केस है चिन्नया वर्सेस रमैया। ये कैसे है जी? रमैया, ये हमारा एक विवाद है। यह विवाद दिया गया है जिसमें कहा गया है, ध्यान से समझिएगा, एक वृद्ध महिला ने अपनी सारी संपत्ति दान पत्र द्वारा अपनी पुत्री को दे दी। एक वृद्ध महिला है, अपनी सारी प्रॉपर्टी दान पत्र के माध्यम से अपनी पुत्री को दे दी। उस दान पत्र में एक शर्त लिखी गई थी। उस दान पत्र में क्या लिखी गई थी? एक कंडीशन थी, एक शर्त थी कि पुत्री की शादी, ठीक ना, पुत्री की शादी प्रतिवर्ष, पुत्री की यदि शादी हो जाती है तो प्रतिवर्ष 653 रुपया वादी को, जो वृद्ध महिला की बहन है, देगी। मतलब उसमें शर्त यह रखा गया कि जो पुत्री है प्रतिवादी, प्रतिवर्ष 653 रुपया वादी को, जो वृद्ध महिला की बहन थी, देगी। प्रतिवादी ने उसी दिन एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर करके इस शर्त को पूरा करने का वचन दिया, लेकिन बाद में चलकर वचन का पालन नहीं किया गया। वादी ने रुपया वसूली के लिए वाद प्रस्तुत किया। इस वाद में प्रतिवादी द्वारा दिए गए वचन के लिए उसकी मां के द्वारा वचन के लिए प्रतिफल उसकी मां के द्वारा दिया गया दान था। अब ध्यान दीजिएगा, उसकी मां के द्वारा किया गया दान था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी अपने वचन से बाध्य है। कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी अपने वचन से बाध्य है, क्योंकि उसे प्रतिफल प्राप्त हुए भले ही वादी की ओर से कोई प्रतिफल नहीं मिला। इस निष्कर्ष पर पहुंचने का दूसरा आधार यह है कि दान पत्र का निस्तारण और प्रतिवादी द्वारा वचन का दिया जाना एक ही समय पर हुआ था, इसलिए उसे एक ही अनुबंध मानना उचित है। तो ये क्या है? चिन्नयप्पा बनाम रमैया का केस है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कुछ इस पर बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको मेन पॉइंट लिखना है और कुछ केसेस वगैरह हैं, इसको सॉल्व कर देना। अगला इसमें है, तीसरा पॉइंट है कि जो प्रतिफल है वो भूतकालीन, वर्तमान और भविष्यकालीन भी हो सकता है। प्रतिफल हमारा, प्रतिफल भूतकालीन, वर्तमानकालीन व भविष्यकालीन
कालीन भी हो सकता है। अब देखिए, जो हमारा कंसिडरेशन है वह फ्यूचर में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी ड्यू हो सकता है और पास्ट में भी हो सकता है। कैसे? मान लीजिए ए बी से प्रपोजल कोई रखता है, बी उसको एक्सेप्ट करता है, कहता है कि मैं कार्य कर दूंगा, और अगला कहता है इसके बदले में जो प्रतिफल है मैं 1 महीने बाद दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा, 1 साल बाद दूंगा, 10 दिन बाद दूंगा, ठीक ना? तो ये क्या होता है? ये आगे की अवधि के लिए भी होता है, भूतकालीन भी होता है। ये ऐसे भी कहता है कि हम अभी दे रहे हैं, ये ऐसे भी कह सकता है पीछे वाला मैनेज कर दीजिएगा। तो जो हमारा कंसिडरेशन है वह भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन भी हो सकता है। यहाँ तक कि कार्य जो उसके साथ है, जिस कार्य को करने के लिए उसने विरत किया है, सहमत हुआ है, तैयार हुआ है एक निश्चित प्रतिफल के बदले, वो कार्य भी प्रेजेंट के आधार पर वो फ्यूचर में टाला जा सकता है, ठीक है। जबकि इंग्लैंड के राज नियम में इसे प्रतिफल की संज्ञा नहीं मानी गई है, लेकिन भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत इसे प्रतिफल माना गया। आगे बढ़ते हैं, एक और है इसमें 4th नंबर, ऐसा कार्य विरत या वचन, ऐसा कार्य विरत या वचन। ऐसा कार्य विरत या वचन का मतलब होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक प्रस्तावक है, प्रस्ताव रखा गया, स्वीकारकर्ता ने स्वीकार कर लिया और उसके बदले में कोई वचन दिया गया कि भाई इस कार्य के बदले में मैं अमुक कार्य कर दूंगा, फला कार्य कर दूंगा या कार्य करवा दूंगा, मतलब एक प्रतिफल के तौर पर। तो प्रतिफल ऐसा भी हो सकता है कि किसी मूल्य या वस्तु के बदले न होकर किसी अन्य प्रकार की सेवा के बदले भी हो सकता है। तो इस तरह ये है हमारा है प्रतिफल। अब प्रतिफल के अंतर्गत प्रतिफल में ये 4 चीजें शामिल होगी। एक क्वेश्चन और यहाँ पे उठता है कि प्रतिफल रहित ठहराव क्या व्यर्थ होता है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रतिफल रहित ठहराव क्या व्यर्थ होता है? व्यर्थ होता है। इसका मतलब यह है कि जिस ठहराव में, जिस एग्रीमेंट में, जिस अनुबंध में प्रतिफल नहीं होता, प्रतिफल रहित है, क्या वो व्यर्थ होता है? बताइए। तो वैसे बिना प्रतिफल का किया गया ठहराव रियल में व्यर्थ होता है। मान लीजिए कि मैंने कोई कार्य आपसे करने के लिए कहा, आप कहे ठीक है कर देंगे, बस इस चीज़ के मूल्य के बदले कर देंगे। बिजनेस में ऐसा होता है, रियल लाइफ में या अपने व्यवहारिक जीवन में तो ऐसा कुछ माने नहीं, लेकिन बिजनेस के सेक्टर में हम देखेंगे तो जिसमें कोई मूल्य नहीं होगा, जिसमें कोई प्रतिफल नहीं रहेगा, तो वह ठहराव या अनुबंध व्यर्थ होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद दिए गए। ये अपवाद इस संदर्भ में क्या क्या दिए गए हैं? अपवाद, अपवाद का जो उल्लेख है ये अनुबंध अधिनियम की जो धारा 25 है इसके अंतर्गत दी गई है। इसमें कहा गया है नैसर्गिक प्रेम व स्नेह। पहला दिया गया है नैसर्गिक प्रेम व स्नेह। नैसर्गिक प्रेम और स्नेह का मतलब क्या होता है? मतलब कि जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भावना से कोई कार्य करने के लिए कहता है या उसकी निकट संबंधों की वजह से कहता है, तो वहां पे प्रतिफल रहित ठहराव व्यर्थ नहीं होता। जैसे एक पिता अपने पुत्र से कोई अमुक कार्य करने के लिए कहता है और वह कर देता है, तो वहां प्रतिफल रहित ठहराव हुआ, तो वह व्यर्थ नहीं होगा। लेकिन व्यवहारिक बिजनेस के सेक्टर में कि प्रतिफल रहित जो ठहराव होता है, जिसमें प्रतिफल नहीं होता है, बिजनेस के भी में देखेंगे तो रियल में वो व्यर्थ होता है। लेकिन व्यवहारिक जीवन जैसे नैसर्गिक प्रेम और स्नेह, जैसे इसमें दिया गया है कि एग्जाम्पल में कि को अपने पुत्र को 1000 रुपये देने का वचन देता, और मतलब ये
अपने पुत्र बी को 1000 रुपये देने का वचन देता, लेकिन बी को वो 1000 रुपया नहीं दे पाता, तो क्या ये व्यर्थ होगा? नहीं होगा। दूसरा इसमें यहां दिया गया है, स्वेच्छा से दूसरा है, पक्षकारों के बीच एक दूसरे से निकट संबंध होना चाहिए। पक्षकारों से एक दूसरे के निकट संबंध होना चाहिए, पक्षकारों से एक दूसरे के निकट संबंध होना चाहिए। इसके मतलब दिया गया है कि जब दो पक्षकारों के बीच कोई अपना निकट संबंध है, निकट संबंध मतलब कोई सगे संबंधी रिश्तेदार है, वहां प्रतिफल रहित यदि कोई ठहराव किया जा रहा है तो वो भी व्यर्थ नहीं माना जाता है, ठीक ना, क्योंकि उनमें कोई ना कोई रिलेशन है, संबंध है, उस संबंधों के बदले उस कार्य को किया जा रहा है या कार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है या स्वीकृति प्राप्त की है। यदि वो संबंध नहीं रहते तो वहां भी प्रतिफल रहित ठहराव क्या होता? व्यर्थ होता। अगला है, स्वेच्छा से किए गए भूतपूर्व कार्य के लिए प्रतिफल देने का वचन। स्वेच्छा से किए गए किसी भूतपूर्व कार्य, क्या है? भूतपूर्व कार्य के लिए प्रतिफल का वचन, प्रतिफल का वचन। अब ये क्या होता है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छा से किसी दूसरे का कार्य कर देता है, उसमें अंदर कोई इच्छा या कोई लालसा नहीं रहती है कि वो हमको कुछ देगा तभी हम कार्य करें। तो स्वेच्छा से किए गए किसी भूतपूर्व कार्य, कोई ऐसा कार्य जो हम कर चुके हैं, लेकिन अगला कहता है कि बहुत अच्छा काम किए हैं, रुकिए, जब कुछ हो रहा है तब आपको कुछ बड़ा इनाम या प्राइज या कुछ गिफ्ट हम भी देंगे। तो इस तरह का यदि वो वचन देता है तो वो भी व्यर्थ नहीं माना जाता। अब उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो कब देगा कि नहीं देगा, इसलिए कि दोनों में किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट या समझौता नहीं हुआ, वो स्वेच्छापूर्वक कार्य किया, बिना उसके कहे हुए उसका कार्य कर दिया, तो यहाँ पे वो अनुबंध व्यर्थ नहीं होगा। अगला एक और दिया गया है, कालावरोधित ऋण का भुगतान करने का वचन। कालावरोधित ऋण का भुगतान करने का वचन, भुगतान करने का वचन। अब कालावरोधित ऋण क्या होता है? ऐसा ऋण जो किसी एक पक्षकार द्वारा जो पहले से लिया गया, ऐसा ऋण जो किसी एक पक्षकार द्वारा पहले से लिया गया है, लेकिन अपने ऋणों का भुगतान वो टाइमली नहीं कर पाता है, साथ ऋण का भुगतान करने में वो असमर्थ। कालावरोधित ऋण का भुगतान करने का वचन मतलब कोई ऐसा थर्ड पार्टी मिलता है जो कहता है कि उसका जो ऋण है, बकाया ऋण है, उसका वो भुगतान कर देगा। अब करे या ना करे उसके ऊपर है। इस तरह का दिया गया वचन वो क्या होता है? व्यर्थ नहीं होता। तो फिलहाल बस इतना ही दिया गया है इसमें, आपके कंसीडरेशन वाले में। बहुत बड़ा चैप्टर ये नहीं है, बस इतना ही है कि कंसीडरेशन क्या है, माने प्रतिफल क्या है, किस दशा में प्रतिफल होता है, और प्रतिफल रही जो ठहराव होता है क्या वो व्यर्थ होता है, इसके क्या अपवाद है, बस इतना ही दिया गया। नेक्स्ट हमारा जो अगला टॉपिक होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वो काफ़ी बड़ा भी होगा। टॉपिक हमारा है अनुबंध करने के योग्य पक्षकार, मतलब वो कौन कौन से पक्षकार है जो वास्तव में अनुबंध करने के लिए योग्य है। ठीक है, तो ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में चलेगा। तब तक के लिए बस इतना ही, और फिर अगले लेक्चर में बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए